अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको तफ़हीम इबारात करवाऊँगी। मैंने जब आपको पेपर पैटर्न बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इस पेपर में यानी जमात दहम के पेपर में तफ़हीम इबारात का सवाल आएगा, जिसमें आपको एक इबारत दी जाएगी। आपने इस इबारत को पढ़ना है। उसके बाद उस इबारत के आखिर में पूछे गए जो सवालात होंगे उनके जवाबात देने हैं। ये इबारत जो है ये 10 नंबर की है, इसलिए आपने इसकी मश्क जो है वो इंतहाई दिलजमी से करनी है। तफ़हीम का लफ्ज़ जो है वो फ़हम से है। फ़हम का मतलब है समझ बूझ, यानी आप किसी भी इबारत को जब पढ़ते हैं तो उस इबारत के मौजू और उस इबारत में जो कुछ बयान किया जाता है वो आपकी समझ में जो अगर कुछ चीज़ें आती हैं और उनके बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप अपने अल्फाज में फिर उसका जवाब देते हैं। इंग्लिश में आप कम्प्रीहेंशन के नाम से ये इबारत करते हैं। इंग्लिश के पेपर में भी ये इबारत है और मेरे ख्याल में आपकी इससे पहले भी यानी कि उसकी मश्क है। यहाँ पे देखिए बाब नहम है, यानी आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है क़वाइद इंशा के नाम से, उस किताब में ये सफ़ा नंबर जो है ये देख लेते हैं 117, यानी 117 सफ़ा नंबर पे ये इबारात जो हैं ये शुरू हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका तारुफ पढ़ लेते हैं। आपने कोई कहानी सुनी होगी, किस्से भी पढ़े होंगे। सुनी हुई कहानी सुनाइए और पढ़े हुए किस्से लिखिए तो मालूम होगा कि आपकी ज़ुबान, आपका बयान वही ना होगा। यानी जो कुछ आप पढ़ते हैं या जो कुछ आप कहानी सुनते हैं, जैसे आप एक फ़िल्म है, ये ड्रामा है, जब आप उसको देखते हैं और फिर आप अपने किसी साथी को उस फिल्म की कहानी बयान करते हैं तो ज़ाहिर है आप वैसे बयान नहीं करते जैसे कि फ़िल्म में जिन अल्फाज से उसका ज़िक्र होता है। तो आपके अपने अल्फाज होते हैं, लेकिन मौजू और मरकज़ी ख्याल जो है वो आप तब्दील नहीं करते। अच्छा, पहली बार देखिए, मेरे ख्याल में आपको सही तरह से नज़र आ जाएगी। ये देखें, इबारत नंबर 1 है, पंजाब की हद इन दिनों में गजनी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए, यानी आगे बढ़ते मालूम हुए जब मुसलमान फ़ौज पेश कदमी कर रही थी, किसकी तरफ? पंजाब की तरफ। उसने गजनी पर एक भारी फ़ौज से चढ़ाई की। किसने? राजा जयपाल ने। कि जब उसने देखा कि मुसलमान फ़ौज जो है वो पंजाब की तरफ आ रही है तो उसने एक भारी लश्कर तैयार किया और पंजाब पर चढ़ाई शुरू कर दी, यानी उसने हमला कर दिया। चुनांचे दफतन, ये देखें, दफतन अचानक मुल्गान पर जाकर डेरे डाल दिए और पेशावर से काबुल तक बराबर लश्कर फैला दिया। यानी उसने अपना लश्कर जो है, इतना तवील लश्कर था उसका कि पेशावर से लेकर काबुल तक उसने अपना लश्कर फैला दिया। किसकी बात हो रही है? राजा जयपाल की। इधर से सबकतगीन भी निकला। चुनांचे ये सबकतगीन कौन था? ये जाहिर है ये राजा जयपाल का मुखालिफ है, गजनी का हुक्मरान था ये। चुनांचे दोनों फ़ौजें आमने सामने पड़ी थीं, यानी दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़ी हो गईं और एक दूसरे की पेशदस्ती की मुंतज़र थीं। पेशदस्त का मतलब होता है कि यानी कौन पहल करता है हमले में। ये वो इंतज़ार कर रही थी एक दूसरे का कि कोई हमला करे और वो उसका जवाब दें। कि दफतन आसमान से गोले पड़ने लगे। दफतन आसमान से गोले पड़ने लगे। गोले से क्या मुराद है? बर्फ़ के गोले, यानी मौसम एकदम मौसम तब्दील हुआ और बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई, यानी बेमौसम बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये जो बेमौसम का लफ्ज़ है इसको भी ज़रा गौर से देखें। कहने का मतलब ये है कि बर्फ़ तो पड़ती होगी, लेकिन जिन महीनों में वो फ़ौजें आमने सामने थीं, हो सकता है कि जो माहरीन हैं वो अंदाज़ा कर रहे हों कि इस मौसम में अभी बर्फ़ पड़ने का ज़माना जो था वो दूर था, लेकिन बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे। कौन लोग? गजनी के लोग। ज़ाहिर है हिंदुस्तान में या पंजाब में तो बर्फ़ नहीं पड़ती थी, कीड़े थे, यानी वो वहाँ बर्फ़ में रहने के आदी थे। उन्हें खबर भी ना हुई, यानी उन्होंने इस बर्फ़ को महसूस भी ना किया, मौसम की शिद्दत को महसूस भी ना किया। उनके किसी मामूल में जो है वो कोई फ़र्क नहीं आया। हिंदुस्तानी बेचारे अपने लहाफ और रज़ाइयाँ
ढूंढने लगे। हिंदुस्तानी फ़ौज जो थी वो इससे काफ़ी परेशान हुई बर्फ़ से। उसने इस बर्फ़ से बचने के लिए अपने लिहाफ वो हिंदुस्तान में जो सर्दी पड़ती थी और रज़ाइयाँ जो इस अपने यानी कि मुल्क की सर्दी के मुताबिक जो उन्होंने बनाई हुई थी वो ढूंढने लगे। लेकिन चूंकि वहाँ पे बर्फ़ की वजह से सर्दी की शिद्दत ज़्यादा थी, मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ, यानी ये जो रज़ाई जो थी उनकी, या जो लिहाफ उनके पास थे, वो वहाँ की सर्दी की शिद्दत को रोकने के लिए नाकाफ़ी थे। यानी वहाँ रज़ाई का कोई गुजारा नहीं हुआ। सैकड़ों अकड़ कर मर गए यानी सर्दी की शिद्दत से कई ज़ाहिर है जब फ़ौज थी और फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो कई 100 लोग जो थे, सैकड़ों से मुराद बहुत ज़्यादा लोग, सैकड़ों हज़ारों भी कह सकते हैं। ज़ाहिर है जब एक सैकड़ा हो जाए तो वो 1000 बन जाता है। तो हज़ारों फौजी जो थे वो उनके अकड़ कर मर गए, यानी सर्दी की शिद्दत से बीमार पड़ गए और बीमार पड़ के मर गए। हज़ारों के हाथ पांव रह गए। अजीज़ तालिबात, आपको पता है यहाँ पे भी जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो हम देखते हैं कि हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, खून जम जाता है उंगलियों पे जाके। तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो खून चूँकि जम जाता है, इसलिए हाथ पांव जो हैं वो मफलूज हो जाते हैं। तो रह गए से मुराद ये कि नकारा हो गए, मफलूज हो गए, माजूर हो गए। जो बचे उनके ओसान जाते रहे, यानी जो फौजी जो थे या हिंदुस्तानी फ़ौज के जो लोग यानी मरे नहीं या उनके हाथ पांव मफलूज नहीं हुए, लेकिन वो इस हद तक परेशान हुए कि उनका ओसान जो थे ख़ता हो गए। ओसान ख़ता होना यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हवास बाख्ता हो गए। अब आप देखिए कि जो फ़ौज, ये जो लोग जंग करने गए हुए थे, लड़ने के लिए गए हुए थे और वहाँ पे मौसम की शिद्दत का मुकाबला नहीं कर सके, तो वो यहाँ सोचने की ये बात है कि क्या वो इस काबिल रह गए थे कि वो किसी बहुत बड़े लश्कर का मुकाबला कर सकें, जंग कर सकें, या जंग में जो है वो अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकें। अब हमने इस इबारत को पढ़ा है, हमें कुछ अंदाज़ा हुआ है कि एक तो राजा जयपाल का जिक्र है, दूसरा सबकतगीन का जिक्र है, और इनकी आपस में जो कोई मुकाबला था, यानी हमें अंदाज़ा हो गया है कि इसका मौजू क्या है, किरदार कौन से हैं और सिचुएशन या सूरत हाल क्या बयान की गई है। अब हम सवालात देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस ज़माने में? यानी अभी हमने ये किसी का जिक्र पढ़ा है किसी चीज़ का कि कोई ज़माना था जब पंजाब की हद जो थी वो गजनी तक फैली हुई थी। यहाँ पे देखें, पहली लाइन देखें, पंजाब की हद इन दिनों में गजनी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था। इसका मतलब ये है, अच्छा जवाब लिखते वक्त आपने ये नहीं देखना, टूटा फूटा जवाब नहीं देना, ना ही आपने बिल्कुल वैसा जवाब देना है जिस तरह से इबारत में जो अल्फाज हैं, थोड़ा सा अपने अंदाज में इसको आप मुख्तसर कर सकते हैं, इसको जामिया कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो हम इसका जवाब ये देंगे कि राजा जयपाल के ज़माने में पंजाब की हद गजनी तक फैली हुई थी, या पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये मैंने ये देखिए, सबसे पहला सवाल है, पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस ज़माने में? राजा जयपाल के ज़माने में पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी। अच्छा, दूसरा सवाल है, जयपाल कौन था और सबकतगीन के बारे में आप क्या जानते हैं? जयपाल का जिक्र हुआ है कि वो पंजाब का राजा था, इसलिए इसका जवाब ये है कि जयपाल पंजाब का राजा था और सबकतगीन गजनी का बादशाह था। उसने जयपाल को शिकस्त देकर अपनी सल्तनत को दरियाए नीलम से लेकर दरियाए सिंध तक फैला दिया। यानी सबकतगीन को जब शिकस्त हुई तो जयपाल को जब सबकतगीन ने शिकस्त दी तो उसने अपनी जो सल्तनत में उसकी सल्तनत को भी शामिल कर लिया था। अगला सवाल है, वो लोग तो बर्फ़ के कीड़े थे, यानी किन लोगों की बात हो रही है? तो जाहिर है हिंदुस्तानी फ़ौज के बारे में तो हमने पढ़ा है कि वो तो इस सर्दी को बर्दाश्त ही ना कर सकी, तो यकीनन ये गजनी के लोग थे। गजनी में बर्फ़ पड़ती थी, इसलिए वहाँ के लोग इस बर्फ़ के आदी थे
और बर्फ़ के नतीजे में पड़ने वाली सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की सकत रखते थे। अब वहाँ एक सवाल पूछा गया है कि वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था। तो हमने पढ़ा है कि हिंदुस्तानी फ़ौज के पास अपने लिहाफ और रज़ाइयाँ थीं, तो बर्फ़ पड़ने की वजह से सर्दी की शिद्दत इतनी थी कि रज़ाई इस शिद्दत को रोक नहीं पा रही थी, यानी कि इस शिद्दत को जो बर्फ़ की सूरत में सर्दी पड़ती है। वो लोग जानवरों की खाल, वो लोग उनसे जो गज़नी के रहने वाले लोग थे, वो लोग जानवरों की खाल और ऊन से बने हुए लिहाफ ओढ़ते थे। अगला सवाल है, जयपाल और सबकतगीन में जंग क्यों ना हुई। तो इसका बहुत अच्छा जवाब है कि बेवक्त बर्फ़ पड़ने की वजह से राजा जयपाल की फ़ौज हवास बाख्ता हो गई, कुछ लोग मर गए, जो बच गए उनके भी हाथ पांव मफलूज हो गए, इसलिए जंग ना हो सकी। आपने इसकी मशक करनी है और आप इससे भी बेहतर अगर जवाब जो है वो अपने अल्फाज में दे सकते हैं तो आपने इसको लिखना है, ठीक है, अपने अल्फाज में।